नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार आपके अपने YouTube चैनल जीएस नगरी पर। जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैं आपके लिए हिस्टोरिकल इवेंट्स लेके आई हूँ, यानी 20 मई के इतिहास की वो घटनाएं जो आज के दिन घटित हुई थी। यानी देश और विदेश में जितनी भी घटनाएं हैं वो सभी इसमें शामिल की गई हैं। और यह वीडियो हिंदी और इंग्लिश में है, तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से इस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपको इस क्लास के ख़त्म होने के बाद में इसकी PDF चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, एक बात और, अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम होती है या कोई भी डाउट होता है, कोई समस्या है जो रह जाती है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व हम ज़रूर करेंगे। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। पहली जो घटना है वो हुई है 20 मई 1873 को, यानी 20 मई 1873। ठीक है। ऑन दिस डे इन द ईयर 1873 सैन फ्रांसिस्को बिजनेसमैन लेवी स्ट्रॉस एंड रेनो नेवाडा टेलर जैकब डेविस वर गिवन द पेटेंट टू क्रिएट वर्क पैंट reinforced with metal rivets. This led to the making of world's most famous garment blue jeans. ठीक है। आज के दिन सन 1873 में सैन फ्रांसिस्को के एक व्यापारी थे जिनका नाम था लेवी स्ट्रॉस, और रेनो नेवाडा, साथ में इनके टेलर थे जैकब डेविस। इनको एक लाइसेंस दिया गया था जिसमें ये था कि इन लोगों को वो पैंट बनाने की इजाज़त दी जाएगी जिसमें मेटल के यानी कि धातु के बटन लगे होंगे। ठीक है। इसकी वजह से आज ये गारमेंट बहुत ज़्यादा फेमस है पूरे विश्व में, जिसको आज हम ब्लू डेनिम के नाम से जानते हैं, यानी गारमेंट ब्लू जीन्स। ठीक है। सैन फ्रांसिस्को इज़ द सिटी इन कैलिफोर्निया। इट इज़ नोन फॉर इट्स गोल्डन गेट ब्रिज। सैन फ्रांसिस्को एक शहर है कैलिफोर्निया में और इसको गोल्डन गेट ब्रिज के नाम से के लिए जाना जाता है। ठीक है। गोल्डन गेट ब्रिज की वजह से सैन फ्रांसिस्को को जाना जाता है। ठीक है। यहाँ का गोल्डन गेट ब्रिज जो है वो बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। अब मैं इसको क्लियर कर देती हूँ, आप एक बार देख लीजिए, कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। इसमें इम्पॉर्टेंट क्या क्या है? इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि 1873 में जो बिजनेसमैन थे लेवी स्ट्रॉस और रेनो नेवाडा और उनके साथ में उनके टेलर जैकब डेविस, इन तीनों को लाइसेंस दिया गया था वो पैंट बनाने का जिसमें मेटल के यानी धातु के बटन होंगे। ठीक है। जिसकी वजह से आज जो पूरे विश्व में बहुत ही फेमस कपड़ा है यानी कि जीन्स, वो बना था। ठीक है। सैन फ्रांसिस्को जो है वो एक शहर है कैलिफोर्निया में और ये जाना जाता है अपने गोल्डन गेट ब्रिज के लिए। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें आगे देखते हैं। गोल्डन गेट ब्रिज इज़ अ सस्पेंशन ब्रिज विच कनेक्ट सैन फ्रांसिस्को बे एंड द पैसिफिक ओशियन। ठीक है। गोल्डन गेट ब्रिज जो है ये एक सस्पेंशन ब्रिज है, मतलब निलंबन पुल है जो कनेक्ट करता है, जो जोड़ता है सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी को प्रशांत महासागर से। ठीक है। पैसिफिक ओशन मतलब प्रशांत महासागर, सैन फ्रांसिस्को बे मतलब सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी। ठीक है। ये निलंबन पुल है। सस्पेंशन ब्रिज मतलब निलंबन पुल है जो कनेक्ट करता है सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी को पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर के साथ में। इट इज़ द लॉन्गेस्ट एंड टॉलेस्ट सस्पेंशन ब्रिज इन द वर्ल्ड। ये पूरे दुनिया में सबसे लंबा और सबसे बड़ा ब्रिज है। ठीक है। सबसे लंबा और सबसे बड़ा निलंबन पुल है पूरी दुनिया का। ठीक है। और ये जो नीचे मैंने आपको ये फ़ोटो लगाया हुआ है, ये फ़ोटो देख लीजिए, ये वो पेटेंट है जो मिला था इनकी कंपनी को। ठीक है। ये वो पेटेंट है, उसकी पिक्चर है ये। आगे देखते हैं। दूसरी जो घटना हुई है वो हुई है 20 मई सन 1900 में। ठीक है। 20 में 1900 में। ऑन दिस डे इन द ईयर 1900 द फेमस इंडियन पोएट सुमित्रा नंदन पंत वॉज बॉर्न। आज के दिन सन 1900 में भारत के बहुत ही मशहूर कवि सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म हुआ था। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड 20th सेंचुरी पोएट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड वॉज नोन फॉर रोमांटिसिज्म इन हिज पोएम्स। ठीक है। ये बहुत ही मशहूर 20वीं सदी के बहुत ही मशहूर कवि थे जो अपनी कविताएं हिंदी में लिखते थे एंड वॉज नोन फॉर हिज रोमांटिसिज्म इन द पोएम। और ये जाने जाते थे अपनी कविताओं में प्राकृतवाद के लिए, जो प्राकृतवाद से इंस्पायर्ड होती थी, उनसे रचित होती थी, जिसमें ये नेचर के बारे में यानी कि हमारे पर्यावरण के बारे में लिखते थे, लोगों के बारे में लिखते थे और नेचर की यानी हमारे पर्यावरण की खूबसूरती के बारे में लिखते थे अपनी कविताओं में। और ये 20वीं सदी के बहुत ही महान हिंदी भाषा के कवि थे। ठीक है। ही वॉज बॉर्न ऑन 20 मई 1900 इन कौसानी अ विलेज इन उत्तराखंड। इनका जन्म 20 मई सन 1900 में हुआ था। कहाँ? कौसानी में, उत्तराखंड में एक गांव है वहाँ पे। ठीक है। उत्तराखंड में एक गांव है जिसका नाम है कौसानी, वहाँ पर 20 मई सन 1900 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। एक बार इसको देख लीजिए। इसमें इम्पॉर्टेंट क्या क्या है कि 20 मई 1900 में सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म हुआ था। ठीक है। ये एक
हिंदी लैंग्वेज के कवि थे, 20वीं सदी के बहुत ही ज़्यादा मशहूर थे। और ये पोएम्स किस पे लिखते थे? नेचर पे लिखते थे, लोगों पे लिखते थे और प्रकृति की खूबसूरती पे लिखते थे। आगे देखते हैं। ही डाइड ऑन 28 दिसंबर 1977 एट प्रयागराज। इनकी मृत्यु जो हुई वो हुई 28 दिसंबर सन 1977 में। कहाँ पर? प्रयागराज में, जिसे पहले इलाहाबाद कहा जाता था। ठीक है, 28 दिसंबर 1977 में इनकी मृत्यु हो गई। ही वॉज अवॉर्डेड विद ज्ञानपीठ अवार्ड एंड पद्म विभूषण। इनको सम्मानित किया गया है 2 पुरस्कारों से, पहला ज्ञानपीठ अवार्ड और दूसरा पद्म भूषण। ये हैं वो हमारे पोएट जिनकी अभी हम बात कर रहे थे, हमारे मशहूर हिंदी कवि जिनका नाम है सुमित्रानंदन पंत जी। ठीक है, ये उनका फ़ोटो है सुमित्रानंदन पंत जी का, हमारे भारत के 20वीं सदी के बहुत ही मशहूर कवि। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरी घटना जो हुई है 20 मई सन 1983 में, यानी 20 में 1983। On this day in the year 1983, the first publication of discovery of HIV that caused AIDS in the general science by Louis Montagnier। ठीक है, आज के दिन साल 1983 में पहला प्रकाशन हुआ था। ये खोज हुई थी कि जो HIV है, HIV वायरस के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है, HIV है वो एड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, कि HIV जो है वो एड्स की बीमारी कॉज करता है, मतलब HIV अगर है तो एड्स हो जाएगा। इन द जनरल साइंस, एक जनरल साइंस आती थी, पत्रिका आती थी साइंस नाम से, उसमें हुआ था। और किसने यह प्रकाशन दिया था? लूस मॉन्टैग्नियर ने। ठीक है, मतलब सन 1983 में 20 मई के दिन पहला प्रकाशन हुआ था। उसमें यह खोज की गई थी कि HIV वायरस जो है वो एड्स करवाता है। ठीक है, और ये कौन से प्रकाशित हुई थी, किस पत्रिका में? साइंस में। ठीक है, एक पत्रिका आती थी साइंस नाम से, उसमें यह प्रकाशित हुई थी। और यह डिस्कवरी किसने की थी, यह खोज किसने की थी? लूस मॉन्टैग्नियर ने। ठीक है, चलिए आइए हम और कुछ बातें जानते हैं मॉन्टैग्नियर के बारे में। लूस मॉन्टैग्नियर वॉज अ फ्रेंच रिसर्चर एंड वायरोलॉजिस्ट। ठीक है, ये एक फ्रेंच के शोधकर्ता थे, फ्रांस के शोधकर्ता थे और वायरस पे ये शोध करते थे। ठीक है, ये फ्रांस के शोधकर्ता थे और वायरस पे शोध करते थे। ही रिसीव्ड द नोबेल प्राइज़ इन 2008 अलॉन्ग विद 2 अदर्स। ठीक है, इनको इसी चीज़ के लिए, इसी डिस्कवरी के लिए कि HIV से एड्स होता है, इसी डिस्कवरी के लिए इनको 2008 में नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया था, नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। और इनके साथ इनके 2 अन्य साथी भी थे। मैं इसको क्लियर कर देती हूँ, आप देख लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछिए। इसमें इम्पॉर्टेंट क्या, एक बार फिर से बता देती हूँ। इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि 1983 में पहला प्रकाशन हुआ था किसका? ये खोज की गई थी कि HIV से एड्स होता है। ठीक है, कौन सी जर्नल में, कौन सी पत्रिका में? साइंस में। और ये डिस्कवरी की किसने थी? लूस मॉन्टैग्नियर ने। और उनकी इसी डिस्कवरी के लिए इनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था सन 2008 में, इनके 2 अन्य साथियों के साथ। ठीक है, ये थे कौन? ये एक फ्रेंच के रिसर्चर थे, मतलब शोधकर्ता थे, और वायरोलॉजिस्ट थे, मतलब वायरस पे शोध करते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। ही रिसीव्ड द नोबेल प्राइज अलॉन्ग विद 2 अदर्स इन द ईयर 2008 इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ HIV वायरस। इनको जो नोबेल प्राइज़ सन 2008 में मिला था, मैंने अभी बताया, वो इनकी डिस्कवरी के लिए मिला था, जो इन्होंने खोज की थी। किसके तहत मिला था? चिकित्सा या शरीर क्रिया विज्ञान के तहत। ठीक है, फिजियोलॉजी मतलब शरीर क्रिया विज्ञान या चिकित्सा के तहत जो इन्होंने HIV वायरस के बारे में खोज की थी, उसके तहत इनको 2008 में नोबेल प्राइज़ मिला था। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई, पीछे चलते हैं। HIV का फुल फॉर्म आपको याद करना पड़ेगा। HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस HIV का फुल फॉर्म होता है, क्योंकि एग्जाम्स में पूछा जाता है और बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग ऑप्शंस दिए जाते हैं। ह्यूमन इम्यून वायरस, ह्यूमन पता नहीं कौन कौन से दिए जाते हैं। ठीक है, तो उसमें से ये वाला ऑप्शन सही होता है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। आगे देखते हैं। अगली जो घटना हुई है वो हुई है 20 मई 1498 में। ठीक है, 20 में 1498। ऑन दिस डे इन द ईयर 1498 द पोर्चुगीज एक्सप्लोरर वास्को डा गामा डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया व्हेन ही अराइव्ड टू कोझिकोड प्रीवियसली नोन एज कैलिकट। ठीक है, आज के दिन सन 1498 में पुर्तगाल के एक सेलर थे, ये तो आप सभी जानते हैं वास्को डा गामा को। ठीक है, पुर्तगाल के सेलर थे जो
समुद्र के रास्ते भारत में आ गए थे, उन्होंने डिस्कवर्ड द सी रूट, उन्होंने समुद्री रास्ता खोज निकाला था भारत में आने का। जब ये कहाँ पहुँच गए थे आके, ये कोझिकोड पहुँच गए थे, जिसको पहले कैलीकट बोला जाता था। ठीक है। वेस्को डे गामा वॉज अ पोर्चुगीज एक्सप्लोरर एंड द फर्स्ट यूरोपियन टू रीच इंडिया बाय सी। वेस्को डी गामा जो थे वो पुर्तगाल के एक्सप्लोरर थे, मतलब खोजते थे नई नई चीज़ें, और वो पहले यूरोपियन थे जो भारत आए थे समुद्र के रास्ते से। ठीक है। ही अराइव्ड एट कैलीकट पोर्ट ऑन द मालाबार कोस्ट। ये कहाँ पर पहुँच गए थे? ये कैलीकट के पोर्ट पे पहुँच गए थे। ठीक है। कैलीकट के तट पे पहुँच गए थे, मालाबार कोस्ट पे। कैलीकट के तट पे पहुँच गए थे मालाबार कोस्ट से। ठीक है। कैलीकट का बंदरगाह जो है मालाबार तट पे, वहाँ पर ये पहुँच गए थे। इंडियाज़ मालाबार कोस्ट वॉज एट द सेंटर ऑफ स्पाइस ट्रेड। ठीक है। इंडिया का जो मालाबार तट है वो मध्य में है, स्पाइस ट्रेड मतलब मसालों का व्यापार जहाँ से होता है उसके मध्य में ये मालाबार तट पड़ता है। ठीक है। और वेस्को डी गामा आ कहाँ पे गया था? वो आ गया था कैलीकट पोर्ट पे, मतलब कैलीकट बंदरगाह पे जो मालाबार तट पर स्थित है वहाँ पर। और ये जो मालाबार तट है इसके आसपास, मतलब ये मध्य होता है, इसके आसपास सारी मसालों की व्यापार होती थी। ठीक है। और ये वहाँ पर आ गया था वेस्को डा गामा। ठीक है। इसलिए जब ये वापस गया था भारत से यूरोप, तो अपने साथ बहुत सारे भारत के मसाले लेकर गया था। ठीक है। आगे देखते हैं। बाय द ईयर 1511 द पोर्चुगीज वर इन कंट्रोल ऑफ स्पाइस ट्रेड ऑफ द मालाबार कोस्ट ऑफ इंडिया एंड एट द एंड ऑफ 16th सेंचुरी दे एस्टैब्लिश्ड देयर मोनोपोली। ठीक है। उस समय भारत में कोई बहुत ज़्यादा बड़ा राज्य नहीं था, या फिर यहाँ पर एक तरह से एक सरकार नहीं हुआ करती थी। तो पोर्चुगीज़ यानी पुर्तगाल से वास्को डा गामा जब भारत से बहुत सारे मसाले लेकर वापस पुर्तगाल गया और वहाँ पर लोगों को भारत के मसालों के बारे में बताया, तो पुर्तगाल ने भारत का जो मसालों का व्यापार था उस पर धीरे धीरे करके कब्जा कर लिया। ठीक है। और मसालों का व्यापार भारत से खुद ही शुरू कर दिया, यानी उससे जो मुनाफा होता था उससे पुर्तगाल कमाता था। ठीक है। बाय द ईयर 1511 मतलब सन 1511 तक द पोर्चुगीज़ वर इन कंट्रोल ऑफ स्पाइस ट्रेड ऑफ द मालाबार कोस्ट। ठीक है। जितना भी मसालों का व्यापार होता था मालाबार तट से, वो सारा का सारा पोर्चुगीज़ ने अपने अंडर में ले लिया। मतलब अब जितना भी व्यापार होगा वो पुर्तगाल के लोग करेंगे। एंड एट द एंड ऑफ 16th सेंचुरी दे एस्टैब्लिश देयर मोनोपोली। और 16वीं सदी ख़त्म होते होते उन लोगों ने वहाँ पर अपना एकाधिकार कर लिया था मसालों का। ठीक है। मालाबार तट पर ये फ़ोटो जो है ये है वास्को डा गामा की, जो एक एक्सप्लोरर था। ठीक है। पुर्तगाल का एक्सप्लोरर था। आगे देखते हैं। जो 5वीं घटना थी वो हुई है 20 मई 1862 में। ठीक है। ऑन दिस डे इन द ईयर 1862 यूएस प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन साइंड द होमस्टेड एक्ट इनटू लॉ ओपनिंग 84 मिलियन एकर्स ऑफ पब्लिक लैंड टू सेटलर्स। ठीक है। आज के दिन सन 1862 में यूएस के जो प्रेसिडेंट थे अब्राहम लिंकन, ठीक है, उन्होंने हस्ताक्षर किए थे। होमस्टेड एक्ट था, उस पर हस्ताक्षर करके उसको एक कानून बना दिया था। होमस्टेड एक्ट को लॉ में टर्न कर दिया था। ओपनिंग 84 मिलियन एकर्स ऑफ पब्लिक लैंड टू सेटलर्स, जिसकी वजह से 84 मिलियन एकड़ जो ज़मीन थी उसको लोगों को रहने के लिए काबिज़ कर दिया था। ठीक है। 84 मिलियन एकड़ जो पब्लिक की ज़मीन थी उसको रहने के लिए लोगों को दे दिया था। ठीक है। और ये एक एक्ट हुआ करता था 1862 के पहले, जिसके बाद जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था अब्राहम लिंकन, उन्होंने इसको हस्ताक्षर करके एक लॉ बना दिया। ठीक है। द होमस्टेड एक्ट वर सेवरल लॉज इन द यूएस बाय विच एन एप्लीकेंट कुड अक्वायर ओनरशिप ऑफ द गवर्नमेंट लैंड और द पब्लिक डोमेन टिपिकली एज होमस्टेड। ठीक है। ये एक एक्ट था जिसमें बहुत सारे लॉज आते थे। इसमें बहुत सारे लॉ थे जिसमें जिनके तहत क्या होता था कि अगर कोई याचिका करता, एप्लीकेंट मतलब कोई याचिका करता, अपनी कोई एप्लीकेशन डालेगा सरकार के पास में, तो जो सरकार की ज़मीन है या वो पब्लिक की डोमेन की ज़मीन है, ठीक है, उसको दे दिया जाएगा रहने के लिए। ठीक है। यही था होमस्टेड एक्ट, जिस पर प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन ने हस्ताक्षर करके इसको लॉ बनाया था। और 84 मिलियन एकड़ जो लैंड थी उसको सेटलर्स को यानी कि रहने के लिए लोगों को दे दिया था। अब्राहम लिंकन वॉज एन अमेरिकन स्टेटमैन एंड लॉयर हु सर्व्ड एज 16th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। अब्राहम लिंकन थे वो एक अमेरिकन स्टेटमैन थे। ठीक है। और ये एक वकील थे। ठीक है। ये एक लॉयर थे जो कानून के लॉयर थे, और ये बने 16वें
राष्ट्रपति यूनाइटेड स्टेट के, ठीक है, ये 16वें राष्ट्रपति थे यूनाइटेड स्टेट के। कौन? अब्राहम लिंकन। इसके पहले ये एक लॉयर थे और अमेरिका के स्टेटमैन थे। लिंकन लेड द नेशन थ्रू इट्स ग्रेटेस्ट मॉरल। लिंकन ने जो है, जब अमेरिका में गृह युद्ध हो रहे थे, जिनके बारे में हम सभी हिस्ट्री में पढ़े हुए हैं और बाकी आगे आपको सुमित सर पढ़ाएंगे हिस्ट्री में, 12 अप्रैल 1861 से लेकर के 9 अप्रैल 1865 तक जो अमेरिका में गृह युद्ध हो रहे थे, उस दौरान इन्होंने अमेरिका को संभाला, ठीक है। और ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने संभाला था विद ग्रेटेस्ट मॉलत, मतलब इन्होंने बहुत ही नैतिकता से पूरे अमेरिका को संभाला। पूरी तरह से जब अमेरिका पूरी तरह से संवैधानिक और राजनीतिक संकट में था, उस दौरान इन्होंने अपनी नैतिकता से अमेरिका को संभाला। और उस समय अमेरिका में गृह युद्ध चल रहे थे, जो कि कब से कब तक चले? 12 अप्रैल 1861 से लेकर के 9 अप्रैल 1865 तक, ठीक है। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि ये 16वें, ठीक है, 16वें राष्ट्रपति थे यूनाइटेड स्टेट के। आगे देखते हैं। अगली घटना जो है वो है 20 मई 1875 की। ऑन दिस डे इन द ईयर 1875 द मीटर कन्वेंशन वॉज साइंड बाय 17 नेशंस लीडिंग टू इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। आज के दिन सन 1875 में एक मीटर कन्वेंशन साइन हुआ था, जिसके तहत हम लोग आज एक स्टैंडर्ड मानते हैं कि अगर हमें कुछ भी कैलकुलेट करना होता है, कुछ भी निकालना होता है, तो हम एक मीटर में, ठीक है, 100 सेंटीमीटर होते हैं। ये एक स्टैंडर्ड सेट किया गया था। कहाँ सेट किया गया था? ये एक स्टैंडर्ड माना गया था। कहाँ पर? मीटर कन्वेंशन में, ठीक है, जो साइन हुआ था 1875 में, जिसमें 17 नेशन थे, उन्होंने उस पर हस्ताक्षर किया था। और ये माना था कि ये अंतर्राष्ट्रीय यूनिट होगी, ठीक है, पूरे विश्व में ये यही मानक होगा कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है, और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। ऐसे उन्होंने बहुत सारे मानक तय कर दिए थे, 17 नेशन ने उस पर हस्ताक्षर करके, जो था मीटर कन्वेंशन, ठीक है, उसको 1875 में साइन करके 17 नेशन ने ये सारे मानक पूरे विश्व के लिए तय कर दिए थे। इसको ट्रीटी ऑफ मीटर भी बोला जाता है, मतलब संधि होती है, मीटर की संधि भी कहा जाता है। इसको पेरिस में साइन किया गया था, ठीक है। इनिशियली द मीटर कन्वेंशन वॉज कंसर्न विद यूनिट्स ऑफ मास एंड लेंथ। पहले जो ये कन्वेंशन था, ये सिर्फ मास के लिए था, मतलब वज़न नापने के लिए और लंबाई के लिए था। लेकिन अब इसमें और भी चीज़ों को उसमें इंक्लूड कर दिया गया है, उसमें और भी चीज़ों को शामिल कर दिया गया है मास और लेंथ के अलावा, मतलब वज़न, भार और लंबाई के अलावा और भी अन्य चीज़ों को शामिल कर दिया गया है। लेकिन पहले सिर्फ ये मानक जो बना था वो मास और लेंथ यानी कि भार और लंबाई के लिए ही बना था, ठीक है। आगे देखते हैं। 7वीं घटना जो हुई है वो हुई है 20 मई सन 1902 में, यानी 20 में 1902। ऑन दिस डे इन द ईयर 1902 क्यूबा गेन्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट। क्यूबा जो है, क्यूबा आज़ाद हुआ था, इंडिपेंडेंस मतलब इसको स्वतंत्रता मिली थी यूनाइटेड स्टेट से, ठीक है। एंड टोमस एस्टार्डा पाल्मा, ठीक है, वो इसके पहले राष्ट्रपति थे। कौन? टोमस एस्टार्डा पाल्मा इसके पहले राष्ट्रपति थे। कहाँ के? क्यूबा के। और क्यूबा एक देश है करेबियन सी में, ठीक है। क्यूबा कहाँ है? क्यूबा एक देश है करेबियन सी में, और ये आज़ाद हुआ था सन 1902 में। किससे? यूनाइटेड स्टेट से। और टोमस एस्टार्डा पाल्मा इसके पहले राष्ट्रपति बने थे। ये जो नीचे फ़ोटो देख रहे हैं, ये वहाँ का ध्वज है क्यूबा का, ठीक है। आगे देखते हैं। 8वीं घटना, ये कोई घटना नहीं है, पहली बात तो आज 20 मई है, तो आज विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड बी डे, ठीक है। आज मधुमक्खियों का दिन मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड बी डे। द एम ऑफ दिस डे इज़ टू स्ट्रेंथन मेजर्स टू प्रोटेक्ट बीज एंड अदर पॉलिनेटर। आज के दिन को मनाने का यह उद्देश्य है कि हम जो मधुमक्खियाँ हैं उनको बचा सकें, ठीक है, और भी जो अन्य तरह के पॉलिनेटर्स होते हैं, मतलब परागण होते हैं, उनकी रक्षा करें, ठीक है, उनको बचाएं। प्रोटेक्ट बीज एंड अदर पॉलिनेटर्स, ठीक है। वर्ल्ड बी डे 2020 थीम इज सेव द बीज। 2020 में जो विश्व मधुमक्खी दिवस है उसका विषय है कि मधुमक्खियाँ बचाओ अकॉर्डिंग टू यूएन। और ये जो थीम है, ये जो विषय है, ये यूनाइटेड नेशन ने दिया है। टू एक्नॉलेज द रोल ऑफ बीज इन मेंटेनिंग द इकोसिस्टम। ये किसके तहत दिया गया है? ताकि हम लोगों को ये बता सकें कि जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो पर्यावरण को बचाने में, पर्यावरण की रक्षा करने में बहुत ही ज़्यादा बड़ा योगदान देती हैं। द पाइनियर ऑफ बी कीपिंग एंटन जानसा, ठीक है। अब ये मनाया क्यों जाता है आज के दिन विश्व मधुमक्खी दिवस? वो इसलिए मनाया जाता है कि एंटन जानसा जो थे,
जो बी कीपिंग में जिनका नाम सबसे ऊपर लिया जाता है, मतलब मधुमक्खी पालन में इनका नाम सबसे ऊपर लिया जाता है और बहुत ही आदर से लिया जाता है। इनका जन्म आज के दिन यानी 20 मई को 1734 में हुआ था। ठीक है, इसलिए जो विश्व मधुमक्खी दिवस है वो आज के दिन यानी 17 मई को मनाया जाता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।